प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है जंगल की मौत पर शोकगीत। लेखक विनोद शंकर शुक्ला। यह पाठ आधुनिक विकास और मानवीय स्वार्थ के कारण प्रकृति के हो रहे विनाश का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। लेखक गांव लौटकर देखता है कि जंगल, नदियां, पहाड़ और खेत सब अपनी प्राकृतिक पहचान खो चुके हैं। पेड़ों की कटाई, कारखानों का प्रदूषण और मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग जंगलों को धीरे-धीरे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। इस रचना में जंगल, नदी, पहाड़ और खेत मानवीय संवेदनाओं के साथ बोलते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे पाठक प्रकृति के दर्द को गहराई से महसूस करता है। यह पाठ हमें चेतावनी देता है कि यदि मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना व्यवहार नहीं बदला, तो उसका विनाश निश्चित है। अध्याय 10 जंगल की मौत पर शोक गीत। आज मानव विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर बहुत आगे जा चुका है, किंतु उसकी इस महान उपलब्धि के पीछे प्रकृति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बावजूद इसके आज मानव प्रकृति की हर तरह से दोहन कर रहा है, उसे रूढ़ व दीनहीन बनाकर अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रित कर रहा है, जिसे देखकर प्रकृति भी करुण क्रंदन कर रही है। आइए इसे पढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। क्या आपने कभी किसी जंगल में पेड़ों की कटाई या आग लगने की खबर सुनी है? उस समय आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधों को भी दुख होता है? क्या जंगल भी मरते हैं? जब कोई पेड़ गिरता है या कोई नदी सूख जाती है, तो क्या आप उसे मृत्यु कह सकते हैं? इस पर कक्षा में विचार करें। शोक, मृत्यु, गीत, जंगल, इन शब्दों से आपकी क्या भावनाएं मिलती हैं? इन शब्दों से कौन से शब्द दुख प्रकट करते हैं? जंगल की मौत, यह कैसा वाक्यांश है? क्या सच में किसी प्राणी की मौत है या प्राकृतिक की? राम स्कूल जाता है में क्रिया है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया विशेषण, कृदंत। अरसे बाद गांव लौटा था, परंतु गांव में गांव जैसी कोई चीज बाकी न थी। सादगी की जगह शोबाजी ने ले ली थी। सुनारी लोहारी बढ़ेगिरी जैसे धंधों की जगह राजनीतिक दलों के झंडे नजर आ रहे थे। चौपाल का नामो निशान नहीं था, उसका स्थान थाना और कोतवाली ने ले लिया था। आसपास का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं की तरह गायब था। पेड़ के शिकारियों ने बड़ी बेदर्दी से उनका शिकार किया था। पेड़ के शिकारी ने मतलब पेड़ों को काट दिया गया था। दूर तक फैली पेड़ रही जमीन ऐसे गंजे व्यक्ति की तरह दिखाई देती थी जिसके सिर पर छतरी ना हो और सूरज की धूप सिर पर सीधे पड़ रही है। मतलब जो जगह थी, जो जहाँ पेड़ काट दिए गए थे, वो खाली जगह थी, बंजर जगह, वो ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कोई गंजा आदमी है, उसके ऊपर छतरी भी नहीं है, टोपा भी नहीं लगाया हुआ, और सूरज की धूप सीधी उसके गंजे सिर पर पड़ रही है। नदी के साथ भी काफ़ी छेड़छाड़ हुई थी। किनारे के बांस के जंगल को बेदखल कर वहाँ गत्ते का कारखाना आ बैठा था। किनारे पर एक बांस का जंगल था, वो हट गया था और वहाँ एक फैक्ट्री लग गई थी गत्ता बनाने की। उसने नदी की पवित्रता नष्ट कर दी थी। सफ़ेद स्वच्छ जल की जगह उसमें कारखाने का काला पानी बहता था। नदी में जो जंगल की उस कारखाने की जो गंदगी थी वो उस नदी में बह रही थी। चिमनी के धुएं ने हवा को बीमार कर दिया था। अपने ही गांव में अजनबी की तरह खड़ा था, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। निराश हो मैं इक्के दुक्के पेड़ पौधे, नदी और बची कुची पहाड़ियों में अपना बचपन तलाशने लगा। मतलब इसी गांव का बंदा था ये, और सब कुछ चेंज हो चुका था, सब लोग नए आ गए होंगे, तो इसलिए कोई इसको पहचान नहीं पाया। जो वहाँ इक्का दुक्का पेड़ बचा था, नदी, इन सभी में ही अपना बचपन तलाशने लगा, वहाँ घूम फिरने लगा। फिर एक पुराने परिचित बूढ़े बरगद की को ढूंढ निकाला। मतलब एक बरगद का पेड़ दिखा और ये लगा कि ये तो पहले ही था, मेरे समय में भी था। मैं दौड़कर उसके तने से लिपट गया जैसे कोई बच्चा अपने बाबा की टांगों से लिपट जाता है। मैंने कहा, बाबा मुझे पहचाना, मैं गुड्डू हूँ। बचपन में तुम्हारी जटाओं में सर्कस के कलाकार की तरह झूला करता था। जटाओं में मतलब ये जो लटके रहते हैं ना बरगद के पेड़ के नीचे, जो जड़ें और दोबारा से ज़मीन की तरफ को जाती हैं, ये होती है, इनको लटा कहते हैं इसके वृक्ष की। बरगद बाबा मुस्कुराए और बोले, भूलना तो चेतन प्राणियों का गुण है। हम जीव जंतु, जड़ जीव कभी परिचितों को नहीं भूलते। जो वैसे चेतन प्राणी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनका गुण होता है भूलना। हम हैं जड़ प्राणी, जड़ प्राणी जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, तो हम नहीं भूलते।
तुम्हारी तरह सैकड़ों बच्चों ने मेरी छाँ में लुका छिपी का खेल खेला है, मैं आज तक किसी को नहीं भूला। मेरी प्रसन्नता का पारावार मतलब खुशी का ठिकाना ना रहा, बहुत खुश हुआ ना रहा। मैंने कहा बाबा यहाँ तो सब कुछ बदल गया, सारा जंगल साफ है, वह नारियल चाचा भी नहीं दिख रहे जो बच्चों को देखते ही अपने फल टपकाने लगते थे। नारियल नारियल के पेड़ को कहा है नारियल चाचा, मतलब मानवीकरण किया गया है पेड़ों का। बरगद बाबा हंसे और बोले वही ना जिन्हें तुम बच्चे नेहरू चाचा कहते थे और मुझे गांधी बाबा। बाबा की बात से स्मृति पर पड़ी धुंध अचानक साफ हो गई। मैंने आह्लादित होकर कहा, आह्लादित बड़ा प्रसन्न होकर, याद आया आप दोनों के बीच एक सागौन चाचा भी थे जिन्हें हमने सरदार पटेल का नाम दिया था, मतलब एक सागौन का पेड़ भी था। बरगद बाबा बोले अच्छा वही जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चारों ओर की कुल्हाड़ियाँ टूट जाया करती थी, लकड़ी चोरों की जो पेड़ काटने आते थे। मतलब इन दोनों के बीच में एक सागौन का पेड़ भी था जिसको सागौन चाचा कह रहे हैं। तो फिर बरकत बाबा बोले अच्छा वही जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चोरों की कुल्हाड़ियाँ टूट जाया करती थी। सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं लोहा था, मतलब बहुत मजबूत था। कहा उस जमाने के पेड़ों की बात ही कुछ और थी बाबा, बड़े स्वाभिमान से आकाश में सिर उठाए खड़े रहते थे। पेड़ों की नई पीढ़ी में वो बात कहाँ, वो दमखम कहाँ। थोड़े से बचे हैं, वे भी खेतों से दूर कैसे सहमे से खड़े हैं जैसे कोई पत्थर उठाकर मारने वाला हो और वे भागने की तैयारी में हो। बरगद बाबा ने गहरी सांस ली और कहा बेटे वे मनुष्य की बर्बरता के शिकार हैं, आदमी को देखते ही सहम जाते हैं, डरते हैं कि कहीं काट न डाले। आदमी ने शायद निश्चय कर लिया है कि वे पृथ्वी से पेड़ों को नस्ल नष्ट करके ही रहेगा। नस्ल मतलब सभी पेड़ों को जड़ से खत्म कर देगा। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपने सामने कटते देखा है मैंने, इसलिए आतंकित और डरी डरी नजर आती हैं। नई पीढ़ी ने आजकल के पेड़ हैं जिनको ये कह रहे हैं डरे डरे से खड़े रहते हैं, उन्होंने पुरानी पीढ़ी को अपने सामने कटते देखा है, इसलिए डरे डरे नजर आते हैं। मैंने कहा शुक्र है पुरानी पीढ़ी की निशानी आप अभी बाकी हैं। बाबा व्यंग से मुस्कुराए और बोले शायद धार्मिक भय से मुझे पकड़ दिया गया है। शास्त्रों में मुझे पूजा जो बताया गया है, पीपल बरगद ये पेड़ पूजनीय माने जाते हैं। तो बरगद बाबा कहते हैं कि शायद धर्म के डर से डर गए इसलिए छोड़ दिया, बकस दिया मतलब छोड़ दिया। मैंने अचरज से पूछा लेकिन बाबा एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया गया। बाबा अतीत में डूबते उतारते हुए बोले बरसों पहले सरकार का इजाज़तनामा लेकर दिल्ली से एक नादिर शाह आया था, सैकड़ों कुल्हाड़ीधारी सिपाही उसके साथ थे। मतलब एक व्यक्ति नादिर शाह आया था और दिल्ली सरकार का इजाज़तनामा परमिशन लेके आया था, परमिशन लेटर। उसके साथ बहुत सारे कुल्हाड़ी वाले थे जो काटने के लिए। उसने हाथ उठाकर कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया, एक एक करके सारे साथी कत्ल कर दिए गए। मैं पथराई आंखों से देखता रह गया, कोई भी तो नहीं बचा। पथराई आंखों से मतलब दुख से। इतना कहकर बाबा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखें भी गीली हो गई। बाबा पूरी एक पीढ़ी के नष्ट होने के शोक में डूब गए। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की पर वह निरर्थक थी। अब प्रणाम कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। सांत्वना मतलब समझाने की कोशिश की, भाई रो मत, कोई बात नहीं, ये सब, पर बेकार रहा। फिर आगे चल दिया ये नैरेटर। दूर जाने पर कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा यहाँ तो ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वे कहाँ अदृश्य हो गए, वे कहाँ गए। उनमें से एक पहाड़ी बोली हम ही हैं वे पहाड़ जो ऊंचे पहाड़ थे। आदमी ने ऑपरेशन कर हमारा रूप बदल दिया, अब हम पहाड़ियाँ हैं, मतलब पहाड़ों को काट छाट दिया, छोटी पहाड़ियाँ बन गई अब हम। बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं इसी गाँव का हूँ। एक सियानी सी पहाड़ी बोली तुम भोले गुरुजी के लड़के हो ना, अब तो बाल बच्चेदार हो गए होंगे। मैं खुशी से उछल पड़ा, तुमने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन उन दिनों तुम यहाँ नहीं हुआ करती थी। सियानी पहाड़ी उदास होकर बोली मैं उन दिनों पहाड़ थी, मेरा कद आसमान छूता था, बादल मुझसे टकराकर बरस पड़ते थे। पता नहीं कैसे आदमी को एक दिन मेरे भीतर छिपे लोहे का पता चल गया कि भाई इस पहाड़ में लोहा है। बस बड़ी बड़ी मशीनों से हमें काटना और हमारे अंदर से लोहा निकालना शुरू कर दिया। हम सब पहाड़ से पहाड़ी बन गए। अब तक हमारा किश्त दर किश्त कटना जारी है, अभी तक भी हमें काटा जाता है थोड़ा थोड़ा करके। पेड़ों की तरह एक दिन हम पहाड़ों को भी धरती से गायब हो जाएंगे हम भी। पहाड़ी के स्वर में गहरी पीड़ा थी, दुख था। मतलब यह पीड़ा लाखों वर्षों से मनुष्य और प्रकृति के बीच चले आ रहे प्रेम के टूटन से उपजी थी। मनुष्य और प्रकृति के बीच जो प्रेम था वो अब टूट गया, जब तो काटने लगे, तो उसके कारण उन्हें पीड़ा थी। मेरा हृदय विषाद से भर गया, विषाद दुख से। अपने मनुष्य होने पर शर्म आने लगी। भारी मन लिए मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। थकान महसूस होने पर मैं एक खेत की मेंढ पर बैठ गया, खेत की बाउंड्री।
अचानक कहीं से आवाज आई, कैसे हो गुड्डू भैया? मैंने चकित होकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक हंसी फूटी और आवाज आई, मैं भूत नहीं खेत बोल रहा हूँ, मुझे भूल गए क्या? मतलब वहाँ पे कोई खेत था जो कि अब नहीं है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो खेत खिलखिलाया, हंसा। उस समय तुम 8-10 बरस के रहे होंगे, तब मैं खेत नहीं चरागाह था। याद करो, तुम साइकिल सीखने आया करते थे, तुम्हें कई बार गिरते और रोते देखा है मैंने। मुझे याद आया, घास का हरा भरा मैदान और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, मतलब बीच में घास थी, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। पहचान लेने पर मन आनंद से भर गया। मैंने पूछा, तुम चरागाह से खेत कैसे बन गए? खेत भरे गले से बोला, आदमी ने पहले जंगल को खदेड़ा, जैसे आर्यों ने अनार्यों को खदेड़ा था। आर्य जब भारत में आए थे तो जो आर्य नहीं थे उनको भगाया था। फिर चरागाहों की बारी आई, हमें खेत में बदल दिया। कुछ समय बाद मैं खेत भी नहीं रहूँगा, यहाँ मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी। खेत में वे फसलें बोई जाती हैं जो ज़रूरत होती है खाने के लिए, और जो चरागाह होते हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंगली घास उगती है जिसको पशु चरते हैं। खेत से विदा लेकर मैं नदी की ओर बढ़ा। आसपास कुछ पशु घास चर रहे थे, घास खाते हैं जो। तभी किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी, ओले 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 ओले। मैंने देखा एक युवा चरावाहा पेड़ की छांव में बैठा गा रहा था। मुझे किशन चरावे की याद आई। उस समय किशन नाम का चरवाहा था, उसकी याद आई। हम कुछ दोस्त उसकी बांसुरी सुनने आया करते थे। वह बजाता भी खूब था। पूरा जंगल सुर के जादू में बंध जाता। सुर मतलब बड़ी सुरीली आवाज उसमें, बांसुरी में। पशु चरना, पक्षी चहकना बंद कर देते थे। मैंने चरवाहा से पूछा, किशन का पता बता सकते हो? चरवाहा बोला, वह मेरे पिता थे, इलाज के बिना मर गए। शहर ले जाने के पैसे नहीं थे, सांप ने काट लिया था। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने पूछा, तुम बांसुरी नहीं बजाते? चरवाहा बोला, बांसुरी अब जानवरों पर असर नहीं करती, वे फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं। मतलब बांसुरी बजाने से सारे जो जानवर थे वो इकट्ठे हो जाते थे कि भाई अब हमें इधर बुलाया गया है, तो अब वे आते नहीं हैं, फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं। ओले ओले उन्हें खूब पसंद है, इधर उधर भागते नहीं हैं। मैं चुपचाप नदी के किनारे पहुंच गया। वह बीमार की तरह सुस्त सी लेटी हुई थी। मैंने पूछा, कैसी हो? 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ, पहचान तो रही हो ना? नदी का म्लान चेहरा पल भर के लिए चमक उठा। म्लान मतलब दुखी। पहचानूंगी कैसे नहीं, तुम तो थे जो बड़े बड़े पत्थर रख मेरे प्रवाह को रोकना चाहते थे, मेरे बहने को रोकना चाहते थे, कहते थे गांव के बाहर मत जाओ। मैंने कहा, हाँ, फिर तो तुम मुझे समझाती थी और कहती थी कि नदी की सार्थकता तो बहने में ही है, वह तालाब की तरह किसी एक गांव की नहीं हो सकती, नदी पर सबका अधिकार होता है। नदी ऐसे इसको समझाती थी। नदी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं जीऊंगी। मैंने विफल होकर पूछा, विफल स्वर में कहा, ऐसा क्यों कहती हो? नदी बोली, अब मैं किसी के काम की नहीं, गत्ते के कारखाने ने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया है, मेरी सारी मछलियां मर चुकी हैं, मौत के भय से कोई मेरे पास नहीं आता। मतलब पानी प्रदूषित हो गया, अब जो जलीय जीव थे वे मर जाते हैं। मैंने कहा, मैं बैठूंगा तुम्हारे पास, बचपन की तरह तुम्हारे पानी से खेलूंगा। नदी को कहा इसने। नदी चीखी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, यह पानी नहीं जहर है, मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें माँ जैसा पुराना प्यार नहीं दे सकती। मुझे रोना आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ नई सभ्यता के शहंशाहो, ओ तथाकथित सभ्यता के अफलातूनों, देखो तुम्हारी यंत्र सभ्यता ने सारे जंगलों को जख्मी कर दिया है, प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं, तुम्हारे कल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं, तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नरक में बदल दिया है। बंद करो शुभ और सुंदर की संहार यात्रा मतलब शुभ जो अच्छा है, शुभ है और सुंदर है, उसको संहार कर रहे हो, उसको जो मारने का जो तुम्हारा यात्रा चल रही है ना, तुम्हारा प्रोसीजर चल रहा है, उसको बंद करो। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ रहा है? क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो? तो इस तरह से वो विलाप करता है लेखक, और लेखक है विनोद शंकर शुक्ल। विनोद शंकर शुक्ल को एक गंभीर किंतु सुदृश्य व्यंग्यकार के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने व्यंग्य को पहचान कर अव्यवस्था को चुनौती, व्यंग्य के द्वारा जो अव्यवस्था है उनको चुनौती से जूझने के लिए उसे एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है व्यंग्य को। विनोद जी के लिए व्यंग्य केवल हंसने गुदगुदाने का माध्यम नहीं रहा, मतलब व्यंग्य से मतलब है कि हंसना वगैरह, लेकिन उनके लिए केवल वो हंसी के लिए नहीं है, उसमें एक सटायर वे में एक संदेश छुपा होता है।
उन्होंने इसे विसंगति और विडंबनाओं से लड़ने के लिए अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। इनका जन्म 1943 में हुआ था। कॉलेज जीवन से ही वे साहित्य से जुड़ गए थे। साहित्य से एक लंबे अरसे तक वे भारतीय जन नाट्य संघ रामपुर के अध्यक्ष रहे। 30 दिसंबर 2016 को इनका निधन हो गया था। 70 के दशक में भारत के उत्तराखंड प्रांत में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन में क्या करते थे, जो ग्रामीण लोग थे लोकल, वो जब कोई पेड़ काटने आता था तो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि वो रुकें कुछ। उत्तराखंड के रैणी गांव में गोरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने ही पेड़ काटने वाले ठेकेदारों का विरोध किया। वह गांव की महिला के साथ पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी और कहती थी कि पहले हमें काटो फिर इन पेड़ों को हाथ लगाना। मजबूरन ठेकेदारों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। जंगल की आग की तरह इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। मतलब एक जगह जब ये हुआ तो ये फिर जगह जगह ये चीज चल गई। इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा का नाम उल्लेखनीय है। उन्हें पर्यावरण गांधी तथा वृक्ष मित्र भी कहा जाता था। किनको? सुंदरलाल बहुगुणा को। प्रिय बच्चों, यह पाठ हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के संरक्षण के साथ हो। जंगल, नदियां और पहाड़ केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। हमें इन्हें बचाने की जिम्मेदारी समझनी होगी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, एक और संवेदनशील और प्रेरणादायक पाठ के साथ।